टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कल के प्रोग्राम में प्रश्न 8 में यह पूछा गया था कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों का आरोही क्रम क्या है। दरअसल यहाँ आरोही के स्थान पर अवरोही क्रम होना चाहिए, इसलिए इस सवाल को हमने आज के प्रोग्राम में फिर से शामिल किया है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों का अवरोही क्रम है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन, या फिर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, या एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन, सिलिकॉन, या ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम। सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। हाल ही में प्रोफेसर अनी सुजमा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? कला और संस्कृति, भाषा और साहित्य, संगीत और नाट्य विधा, या फिर खेल? सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषा और साहित्य। बीते दिनों प्रख्यात साहित्यकार शिक्षाविद अनी सुजमा का 83 वर्ष की आयु में ढाका में निधन हो गया। वे बांग्ला भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महान योगदान देने वाले बांग्लादेश के एक प्रतिष्ठित विद्वान और अग्रणी बुद्धिजीवी थे। वे मुक्ति संग्राम सेनानी थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भागीदारी की थी। उनका जन्म 1937 में तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार 1947 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान चला गया। उन्हें 2005 में मानद डी लीट से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत सरकार ने 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उनके परिवार के सदस्यों ने सूचित किया कि उनकी मृत्यु के समय उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। कोविड-19 से मुक्त होने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? रोमानिया, स्लोवेनिया, चेक गणराज्य, बेलारूस? सही जवाब है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। स्लोवेनिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के निष्कर्ष के बाद देश की सरकार ने कल एक बयान में यह पुष्टि की। स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में सिर्फ 35 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जबकि वायरस के लिए प्रजनन संख्या यानी द रिप्रोडक्टिव नंबर, जिसे आर रेटिंग के रूप में जाना जाता है, 1 से नीचे थी। 1 से नीचे के आर का मतलब कि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति औसतन 1 से कम व्यक्ति को वायरस से संक्रमित करता है। इस तरह सही जवाब है ऑप्शन बी, स्लोवेनिया। दूसरा सवाल, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन बेस्ड हाइड्रोजेल विकसित किया है? CSIR, IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, JNCASR? सही जवाब है JNCASR। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मधुमेह रोगियों में इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए एक इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। भारत में डायबिटीज से जूझ रहे लोगों की संख्या 70 मिलियन से अधिक है। भारत डायबिटीज के रोगियों की संख्या के मामले में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। तो इस तरह सही जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग ERP प्लेटफॉर्म समर्थ को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का विकास किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? सही जवाब है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाल ही में एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग यानी ERP प्लेटफॉर्म समर्थ को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है। इस पहल का मकसद संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन योजना, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम NMEICT के तहत इस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ का विकास किया है। इसका अहम मकसद सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। समर्थ सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों को एक ओपन स्टैंडर्ड, ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, सुरक्षित, मापनीय एवं विकासवादी प्रक्रिया स्वचालन यंत्र प्रदान करेगा। यह विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस तरह सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने घड़ियालों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें घाघरा नदी में छोड़ा है। घड़ियाल IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट की किस कैटेगरी में आते हैं? इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, या फिर नियर थ्रेटेंड?
सही जवाब है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन प्रभाग द्वारा घाघरा नदी में 40 घड़ियाल छोड़े गए। घाघरा उत्तर प्रदेश में घड़ियालों के लिए एक महत्वपूर्ण जलीय गलियारे के रूप में कार्य करती है। यह गंगा की एक सहायक नदी है जो इसके बाएं तट पर मिलती है। IUCN की रेड लिस्ट में घड़ियाल गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। यह प्रजाति वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भी सूचीबद्ध है। भारत में घड़ियालों का एक बड़ा हिस्सा चंबल नदी में पाया जाता है। घाघरा नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है क्योंकि घड़ियाल स्वच्छ नदी के पानी का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगला सवाल, हाल ही में विकसित Z-स्कैन विधि से मानव में होने वाले निम्न में से किस रोग की मॉनिटरिंग की जा सकेगी? पार्किंसन, मधुमेह, ब्लड प्रेशर या फिर कैंसर? सही जवाब है पार्किंसन। पार्किंसन रोग एक सामान्य न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अल्फा सिन्युक्लिन यानी ASYN नामक प्रोटीन का एकत्रीकरण इस रोग की विकृति में बड़ी भूमिका निभाता है। दुनिया के कई शोधकर्ता पार्किंसन रोग में न्यूरोनल कोशिकाओं की मौत और प्रोटीन के एकत्रीकरण के परिणामों का अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में IIT धनबाद और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस मुद्दे का हल खोजा है और Z-स्कैन विधि विकसित की है। यह विधि ASYN के एकत्रीकरण के शुरुआती और बाद के चरणों की निगरानी में मदद कर सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पार्किंसन। अब अगला सवाल देखते हैं, नदियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नदी जब अपनी युवा अवस्था में होती है तो V आकार की घाटियों जैसे गॉर्ज एवं कैनियन का निर्माण करती है। प्रौढ़ावस्था के दौरान नदियां व्यापक और विस्तृत हो जाती हैं जिससे विस्तृत बाढ़ के मैदान बनते हैं। डेल्टा, झीलें और दलदल जैसी अपर्दित स्थलाकृतियां नदी की वृद्धावस्था के दौरान बनती हैं या फिर उपर्युक्त सभी? सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नदियों के प्रवाह की अवस्था को भूगोलवेत्ताओं ने 3 भागों में बांटा है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। नदियां जब अपने उद्गम से निकलती हैं तो नदी की यह अवस्था युवावस्था कहलाती है। क्योंकि नदी की इस अवस्था के दौरान वह पहाड़ी दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, नदियां इस क्रम में आने वाली सभी स्थलाकृतियों को काटती हुई आगे बढ़ती हैं। इस दौरान वे पर्वतों को काट काट कर V आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। इनमें गहरे खड्ड, गॉर्ज, कैनियन जैसी संकरी घाटियां शामिल हैं। प्रौढ़ावस्था के दौरान पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों से निकलकर ये अपेक्षाकृत ढाल वाले क्षेत्रों में बहती हैं। इस अवस्था में नदियां व्यापक और विस्तृत हो जाती हैं और इनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे विस्तृत बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। जबकि वृद्धावस्था के दौरान नदियों की छोटी सहायक नदियों की संख्या कम हो जाती है और ढाल भी मंद हो जाती है। इस दौरान नदी का बहाव भी धीमा हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप नदी विसर्प, गोखुर झील और अंत में समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? जलोढ़ पंख नदी, लैपीज भौमजल, स्टैक वायु, सर्क हिमनद। सही जवाब है ऑप्शन सी स्टैक वायु। जब नदी ऊंचे स्थानों से बहती हुई गिरिपाद और मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। लैपीज भौमजल द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। जब भौमजल से बनी हुई चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग गर्तों और खाइयों में विलीन हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अनियमित पतले और नुकीले कटक रह जाते हैं तो यही स्थलाकृति लैपीज कहलाती है। सर्क हिमनद द्वारा अपर्दित स्थलाकृति है। दरअसल सर्क गहरे, लंबे और चौड़े गर्त होते हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीढ़ी या अवतल होती है, जबकि स्टैक समुद्री तरंग घर्षित आकृति है। समुद्री भृगु को ही अपर्दित रूप स्टैक कहलाते हैं। ये अस्थायी आकृतियां हैं जो तरंग अपर्दन द्वारा धीरे धीरे समुद्री मैदानों में बदल जाती हैं। तो इस तरह सही जवाब है इसका ऑप्शन सी स्टैक वायु। अब अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा अपर्दित स्थलाकृति नहीं है? एस्कर, इंसेलबर्ग, यारडांग या फिर मशरूम? सही जवाब है एस्कर। वायु द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियां इंसेलबर्ग, यारडांग और मशरूम हैं, जबकि एस्कर हिम से बनने वाली आकृति है। मरुस्थलों में प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले और ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं छत्रक या मशरूम कहलाते हैं। तो इस तरह सही जवाब है इसका ऑप्शन ए।
अब अगला सवाल, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही अनुक्रम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। या फिर चौथा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। सही जवाब है पहला, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के चारों तरफ हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला आवरण वायुमंडल कहलाता है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं जिनका अनुक्रम है नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इन गैसों के अलावा कुछ और गैसें हैं महत्वपूर्ण, नियॉन, हीलियम, ओजोन, जेनन, क्रिप्टॉन इत्यादि। तो इस तरह सही जवाब है ऑप्शन ए। अब अगला सवाल, वायुमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवाष्प, धूलकण, बादल, तूफान, चक्रवात संबंधी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्षोभ मंडल के तापमान में 1 डिग्री प्रति 165 मीटर की दर से गिरावट होती है। ओजोन परत वायुमंडल के आयन मंडल में पाई जाती है। आयन मंडल को तापमंडल भी कहते हैं। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे यहीं से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2, 3 और 4 सभी, केवल 1, 3 और 4, 1, 2 और 4, केवल 3 और 4। सही जवाब है 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन सी। हमारे वायुमंडल को 5 प्रमुख भागों और कई उपभागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है। यहाँ वायु के कुल भार का लगभग 75% भाग पाया जाता है। इसकी धरातल से औसत ऊंचाई लगभग 14 से 16 किलोमीटर है। यह ऊंचाई भूमध्य सागर पर संवहन धारा के कारण 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर हो जाती है। जलवाष्प, धूलकण, बादल, तूफान, चक्रवात संबंधी मौसमी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं। ऊंचाई के साथ साथ इस मंडल में तापमान में 1 डिग्री प्रति 165 मीटर की दर से गिरावट होती है। ओजोन परत आयन मंडल में नहीं बल्कि समताप मंडल में पाई जाती है। आपको बता दें कि आयन मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है। इसका विस्तार 80 से 400 किलोमीटर तक है। यहाँ तेजी से तापमान बढ़ता है जो ऊपरी सीमा पर 1000 डिग्री सी तक हो जाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे यहीं से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए बनाई गई मशीन राष्ट्र को समर्पित की। इस मशीन का क्या नाम है? कोबास 500, कोबास 6800, कॉम्बैट कोविड 100 या फिर एलिशा 100।